हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया चल रही होगी, एकदम बेहतरीन आप तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक जो हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने दो चीजों की बात की थी। एक तो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, यानी कि चार्जेस जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है कि चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसका लिंक जो है चार्जेस, इसका इस क्लास का लिंक जो है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लेंगे, अच्छे से उसको आप एक बार देख लेंगे। और इसके बाद हमने एक टॉपिक और किया था। एक टॉपिक और कौन सा किया है? तो वो किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक जो है वो दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं कि इसको डिस्कवर किसने किया है, ठीक है, यानी कि इसको डिस्कवर किसने किया है, ये बात हम करें। डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने डिस्कवर किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया है? इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, ठीक है। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने किया है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर, ठीक है। तो ये बात क्या रखेंगे अच्छे से आप माइंड के अंदर रखेंगे, अच्छे से आप क्या रखेंगे? माइंड के अंदर रखेंगे, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको आप बोलते हैं काइट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? काइट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक काइट इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जहां बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने किसकी डिस्कवर की? इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने जिस इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की वो क्या थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसने बताया? सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बताया। ये बात क्या रखेंगे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी दो तरह की हो सकती है, या तो स्टैटिक हो सकती है या क्या हो सकती है? डायनेमिक हो सकती है। क्या हो सकती है? डायनेमिक हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज आपके रेस्ट के अंदर है, अगर चार्ज आपके रेस्ट के अंदर है, ठीक है, चार्जेस आपके किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? जब चार्जेस आपके किसके अंदर होते हैं? रेस्ट के अंदर होते हैं, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज आपके मूव करने लग गए, चार्जेस आपके क्या करने लग गए? चार्जेस यानी कि आवेश जो है वो अगर आपके मूव करने लग गए, क्या करने लग गए? मूव करने लग गए, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक किसको पढ़ेंगे? करंट को हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है वो इसी चर्चा के ऊपर हमारा चलेगा। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। तो ये सारी चर्चा जो है वो आज के टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। एक बात मैं और बता देता हूं कि एग्जाम का बेस्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। कोई भी एग्जाम जो है उसका बेस्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स सेगमेंट से आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, साउंड वेव, ये कुछ एक टॉपिक हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज हम चर्चा करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक किसकी बात कर रहे हैं? करंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी कि आप बोल सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, आवेश के
प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चार्ज जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो फ्लो करने वाली चीज होती है यहां पर, ठीक है, जो फ्लो करने वाली चीज होती है, फ्लो कौन करता है? फ्लो करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लो कौन करते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आपका माइनस का क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है। कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये भी आप क्या रखेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। देखो, चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे? चार्ज के लिए हम क्यू वर्ड का यूज करेंगे। तो यहां पर क्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टी। क्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय टी होता है। क्या होता है? क्यू बाय टी होता है। ये क्या रखेंगे आप? अच्छे से माइंड में रखेंगे। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय टी, ठीक है। क्यू बाय टी यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसकी यूनिट की अगर बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं कि क्यू की यूनिट क्या होती है, क्यू जो है आपका चार्ज है जिसकी यूनिट होती है कूलम्ब, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। और इसी कूलम पर सेकंड से आपकी एक चीज बनती है जिसको आप बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलेंगे? एम्पियर। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है। और एक बेसिक यूनिट भी है ये। एसआई यूनिट तो है ही, लेकिन साथ में ये एक बेसिक यूनिट भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बेसिक यूनिट भी है ये, ठीक है। क्या है? बेसिक यूनिट भी है। आंद्रे मैरी एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर ये यूनिट बनाई गई है, एम्पियर। क्या यूनिट बनाई गई है? एम्पियर बनाई है। अगर एक सेकंड के अंदर किसी वायर से, एक सेकंड के अंदर अगर किसी वायर से, एक सेकंड के अंदर अगर किसी वायर से एक कूलम का चार्ज आवेश प्रवाहित होता है, एक सेकंड के अंदर अगर एक कूलम का चार्ज प्रवाहित हो गया, तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रवाहित हो गया। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उस वायर से क्या हो गया? प्रवाहित हो गया, ठीक है, वो उस वायर से क्या हो गया? प्रवाहित हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो हो गया, 1 एम्पियर का अगर चार्ज फ्लो हो गया, एक वायर है जिसके अंदर से 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल पास हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेज व्हेन 1 एम्पियर चार्ज पास थ्रू अ वायर। 1 एम्पियर करंट अगर किसी वायर से पास हो गया तो उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर जाएंगे, ठीक है। 1 एम्पियर चार्ज का मतलब क्या है? 1 एम्पियर चार्ज फ्लो हो गया, इसका मतलब 1 कूलम आवेश क्या हो गया? प्रवाहित हो गया। 1 कूलम आवेश क्या हो गया? प्रवाहित हो गया। वहां से 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू में ई। क्यू इज इक्वल टू एन इंटू में ई, जहां पे एन क्या है? एन यहां पर है आपका, यहां पर एन क्या है? एन यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन यहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या होता है? ई होता है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है यहां पर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवाहित हो जाएंगे? तो क्यू इज इक्वल टू एन ई। यहां पर आपको पता है चार्ज आपका 1 कूलम का है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, गुणा में ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करने आप बैठेंगे तो ये कितना आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित हो जाएंगे अगर 1 एम्पियर का चार्ज जो है वो फ्लो कर गया। अगर 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो कर गया तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे? इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाएंगे? फ्लो कर जाएंगे। ये आप क्या रखेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होता है जिसको आप बोलते हैं एमीटर। क्या बोलेंगे?
एमीटर जो है वो किसको मेजर करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है आपका, जिसको आप क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक डिवाइस और भी होता है आपका एमीटर, और एक डिवाइस और भी होता है आपका जिसको आप बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। और चाहे आपका एमीटर है चाहे आपका गैल्वेनोमीटर है, इन दोनों को किसके अंदर लगाया जाएगा? सीरीज के अंदर। इन दोनों का कनेक्शन कैसे किया जाता है? इन दोनों का जो कनेक्शन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? सीरीज के अंदर। किसके अंदर लगाएंगे? सीरीज के अंदर इनको हम लगाते हैं। किसके अंदर लगाते हैं? सीरीज के अंदर लगाते हैं। तो ये इतनी बातें जो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से अलग हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। एक बार फिर से सुन लीजिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? आप आवेश के प्रवाह की दर को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I इज इक्वल टू क्यू बाय टी से हम लिखते हैं। क्यू बाय टी से हम लिखते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बनेगी? कूलम पर सेकंड। क्या बनेगी? कूलम पर सेकंड बनेगी। और कूलम पर सेकंड को आप क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर एक बेसिक यूनिट भी है। क्या है? बेसिक यूनिट भी है। अगर 1 एम्पियर का चार्ज आपका फ्लो कर, 1 एम्पियर का करंट अगर आपका फ्लो करता है तो नंबर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे? इतने इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे वहां से। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? वहां से पास हो जाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के वाला एक डिवाइस है आपके पास, मेजर करने के लिए एक डिवाइस, जिसको आप क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। या फिर आप गैल्वेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अगर कनेक्शन किया जाएगा तो वो किसके अंदर कनेक्शन किया जाएगा? सीरीज के अंदर। किसके अंदर? सीरीज के अंदर। या किसके अंदर किया जाएगा? श्रेणी क्रम के अंदर। किसके अंदर किया जाएगा? श्रेणी क्रम के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप क्या रखेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो पहली चीज इलेक्ट्रिक करंट आपकी होगी। इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल जो आप लिखेंगे वो आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आई का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें जो है वो आपको क्या रखनी है? अच्छे से माइंड में रखनी है। अच्छे से क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली हम V से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? और V वर्ड से डिनोट करेंगे। V वर्ड से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। यहां पर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज आपका रखा हुआ है। ठीक है, अब हम चले गए कहां पर? इनफाइनाइट के ऊपर। कहां चले गए? इनफाइनाइट के ऊपर। इनफाइनाइट का मतलब समझ लिए पहली बात तो। इनफाइनाइट का मतलब है कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बाहर हम निकल गए। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पे इसके इफेक्ट को हम फील कर सकें, उससे हम क्या निकल गए? बाहर निकल गए। और यहां पर एक चार्ज रख दिया पॉजिटिव क्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को यहां से हम कहां लेके आ रहे हैं? इसके पास लेके आ रहे हैं। यहां से कहां लेके आ रहे हैं? इसके पास लेके आ रहे हैं। यहां से इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहे हैं? इसके फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर। इसके फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके फील्ड में कहीं किसी पॉइंट, मान लीजिए कि पॉइंट P है। पॉइंट क्या है? P पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक है, हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? इस कार्य को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। तो V इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा? V इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा Q डिवाइड बाय W डिवाइड बाय Q, वर्कडन पर यूनिट चार्ज। कि इस चार्ज को हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए कितना कार्य किया? इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर यूनिट की मैं बात करूं, किसकी बात करें? यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट इसकी क्या होगी?
देखो कार्य की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो कार्य की यूनिट क्या बन जाएगी आपकी जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को आप क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। अगर एक कूलम के चार्ज को, एक कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल का अगर कार्य करना पड़ा, तो इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे आप, 1 वोल्ट का पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, खैर इसकी बात थोड़ी सी आगे करेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलेंगे, विभवांतर। अब ये विभवांतर क्या चीज होती है, अब ये विभवांतर जो होता है ये क्या चीज होती है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं जरा, इसको समझ लेते हैं। भाई मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा चार्ज है। अब इस चार्ज का फील्ड होगा, इस चार्ज का क्या होगा, फील्ड होगा। इस चार्ज का फील्ड इस प्रकार से होगा, इस चार्ज का फील्ड जो है वो इस प्रकार से कुछ होगा। ठीक है, तो यहां एक पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट, ठीक है, यहां एक पॉइंट है, मान लीजिए बी पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट से हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मान लीजिए इस पॉइंट पे हम लेके आए, एक बार इस पॉइंट पे लेके आए, और एक बार मान लीजिए हम इस पॉइंट के ऊपर लेके आए, तो इन कार्यों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये जो आपके पोटेंशियल बनेंगे यहां पर, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वी ए माइनस में वी बी, वी ए माइनस में क्या हो जाएगा, वी बी, यानी कि दो जो पॉइंट है उनके जो पोटेंशियल है उनके बीच में डिफरेंस जो है वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखते हैं, हम वी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, और वी से लिखते हैं। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए जो है वो एक डिवाइस का हम यूज करते हैं जिसको आप बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर का कनेक्शन जो किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, इसका कनेक्शन जो किया जाएगा वोल्ट मीटर का, वो किया जाएगा पैरेलल के अंदर। इसके अंदर किया जाएगा पैरेलल के अंदर, यानी कि समांतर क्रम के अंदर, समांतर क्रम के अंदर। ठीक है, समांतर क्रम के अंदर इसका क्या किया जाएगा, कनेक्शन किया जाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, पैरेलल में किया जाएगा। अच्छा, पैरेलल में इसका क्यों करते हैं, अच्छा एमीटर का सीरीज में क्यों करते हैं, ये बात आपको थोड़ी सी आगे जाके समझ में आएगी कि इसका पैरेलल के अंदर ही क्यों किया, उसका एमीटर का जो हमने किया वो सीरीज के अंदर ही क्यों किया। लेकिन फिलहाल दो बातें आपकी क्लियर होगी कि V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्या होगा, जूल पर कूलम बन गया, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट बनेगी। क्या बनेगी, वोल्ट बनेगी। क्या बनेगी, वोल्ट बनेगी। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, अच्छे से क्या रखनी है, माइंड के अंदर रखनी है। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास आए हैं अब तक, दोनों फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या बन गया, और एक फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्या बाई टी, I इज इक्वल टू क्या बाई टी, I इज इक्वल टू क्या बाई टी है, और W इज इक्वल टू क्या है आपका, सॉरी V इज इक्वल टू क्या है, W बाई क्या है, W बाई क्या है, क्या है। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। V इज इक्वल टू W बाई क्या, ठीक है, ये रहा यहां पर, और एक और फॉर्मूला। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं ओम के नियम की। किसकी बात कर रहे हैं, ओम के नियम की हम बात कर रहे हैं। ओम का नियम काफी ज्यादा फेमस है, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे आपके ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ओम का एक नियम दिया है। ओम का क्या दिया है, नियम दिया है। हमने अब तक दो चीजों के बारे में पढ़ा है, एक पढ़ा है आई के बारे में और एक पढ़ा है वी के बारे में। आई के बारे में और वी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है, और एक पढ़ा है हमने विद्युत विभव के बारे में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो आई और वी के बीच में जो रिलेशन बताता है वो कौन बताता है, ओम का नियम बताता है। कौन बताता है, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम क्या बताएगा आपको, ओम का नियम
ओम का नियम क्या बताता है आपको, आई और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ये बताता है आपको रिलेशन बिटवीन आई एंड वी, आई एंड वी, आई और वी के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन बनेगा आई और वी के बीच में। ओम का नियम कहता है कि किसी भी वायर के अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के होता है, ठीक है। या ऐसे बोले कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के होता है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के। अब दो स्टेटमेंट हो गई, इनमें से ठीक कौन सी है, इनमें से ठीक कौन सी है, ये भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होने चाहिए कि इनमें से दोनों में से ठीक कौन सी है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या फिर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है, कौन पहले बनता है और कौन बाद में आएगा। देखो ध्यान रखेंगे कि ये वाले स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। हम लिखते क्या है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिखते हैं, V के लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है हमारी वो सही है। ओम का नियम बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, उनके बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक चीज का यूज करते हैं, वो क्या होगा, वो होगा आपका G। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू में OV, G इंटू में क्या हो जाएगा, OV हो जाएगा। और इस G को आप क्या बोलते हैं, इस G को आप बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ वायर, कंडक्टेंस ऑफ वायर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ वायर। वायर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के चलने में उसकी मदद करती है। वायर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को चलने में उसकी मदद करती है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ वायर। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर और आती है, एक चीज यहां पर और आती है कि G इज इक्वल टू होता है 1/R। क्या होता है, 1/R। और ये R जो यहां पर है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कि प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोल देंगे, ठीक है। R यहां पर किस बात को दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है। इसका मतलब ये जो नियम है वो ऐसे बन जाएगा आपका I इज इक्वल टू V/R। क्या बन जाएगा, V/R। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब V इज इक्वल टू IR ये किसका नियम है, ये है ओम का नियम है। किसका नियम है, ओम का नियम। ये क्या है, यहां पर ओम का नियम है। ये क्या है, यहां पर ओम का नियम है। इतनी बात क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इतनी बात क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे। देखो ये एक्सप्रेशन जो है वो गलत है, ये एक्सप्रेशन क्या है, गलत है यहां पर, जबकि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। यहां पर ये क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR वो ऐसे आता है, V इज इक्वल टू IR वो ऐसे आता है, ठीक है। अच्छा, R जो है यहां पर, R के बारे में, ठीक है, R जो यहां पर है, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। R की जो यूनिट है आपकी वो भी ओम ने बताई है, ठीक है। R की यूनिट क्या होती है, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो वो उन्होंने अपने नाम के ऊपर रखी है। क्या होती है, ओम होती है। R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और ओम को जनरली इस वर्ड से लिखा जाता है, ठीक है। जनरली हम ऐसे ओम को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि R का उल्टा क्या था, R का उल्टा था 1/G। और इस G को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। G को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो G क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। और कंडक्टेंस की अगर यूनिट आपसे पूछे, G क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। अच्छा, कंडक्टेंस की जो G की जो यूनिट आपकी होती है, G की जो यूनिट आपकी होती है, यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट बनती है इसकी ओम इनवर्स। क्या बनेगी, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को आप जनरली किससे लिखते हैं, महो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, महो से लिखते हैं। तो ये भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ये भी आप अच्छे से क्या रखेंगे, आप माइंड में रखेंगे,
कि भी इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये हमारा ओम का नियम है। ओम का नियम क्या बताता है आपको, आई और वी के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी कौन बताता है, ये ओम का नियम बताता है। ठीक है, अच्छे से क्या रखेंगे इस चीज को आप माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये ओम का नियम हो गया, आई के बारे में पढ़ लिया, वी के बारे में पढ़ लिया, ओम का नियम हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया और कंडक्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, और कंडक्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, किन बातों पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा वायर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, वायर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के पाथ में रजिस्ट करेगी, यानी कि करंट के पाथ को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट का मतलब करंट के फ्लो होने का क्या करेगी, विरोध करेगी। करंट के फ्लो होने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तार का वह गुण जो करंट के फ्लो होने का विरोध करेगा, करंट के प्रवाह का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तार का एक ऐसा गुण या कंडक्टर का या चालक का बोल सकते हो आप, किसका बोल सकते हो, चालक का। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो चालक का वह गुण जो धारा के गुजरने का विरोध करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, वायर की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह करंट के चलने का क्या करती है, विरोध करती है, उसको क्या बोलते हैं आप, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कई बार जो है सर्किट के अंदर हमें रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना पड़ता है। कई बार क्या करना पड़ता है, सर्किट के अंदर हमें रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या यूज करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, ये जो वेरिएबल आपका रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रियोस्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्या बोलेंगे, रियोस्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियोस्टेट बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए होता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो मेजर दी अननोन रेजिस्टेंस, तो मेजर दी अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके पास एक चीज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, जिसको आप क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए होता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। तो ये आप क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, थोड़ा सा क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। अच्छा आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर के वो फैक्टर जो किसी वायर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी वायर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को इफेक्ट करने वाले कारक। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम करते हैं। भाई मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक ऐसा वायर है।
मान लीजिए कि आपके पास ऐसा एक वायर है। अच्छा, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए। इस वायर की लेंथ मान लीजिए, इस वायर की लेंथ क्या है, इस वायर की लेंथ है आपकी एल, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है आपका ए है। ठीक है, इस वायर का लेंथ है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है एल, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ क्या है एल है, लेंथ क्या है मान लीजिए एल है। तो कहता है रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल की। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। ठीक है, और दूसरा यहां पर कहता है कि रेजिस्टेंस किसी वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये दोनों इक्वेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसका मतलब क्या है? देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एल को हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस वायर का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर एल को हमने आधा कर दिया तो वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने आधा किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं? ये रिलेशन बनते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लिखते हैं, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना है हमें तो आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक सर्कल टाइप बन रहा है। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो इस चीज को आप सुधार के थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r का स्क्वायर। 1/r का स्क्वायर। देखो ये आर रेजिस्टेंस है आपका, ये आर क्या है? रेजिस्टेंस है आपका, जबकि ये आर जो है ये क्या है? रेडियस। ये आर क्या होगा? आर हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन ये आर क्या है? रेडियस ऑफ वायर। रेडियस ऑफ वायर, ये क्या है? आर रेडियस ऑफ वायर है, यानी कि तार की त्रिज्या। तार की क्या है? ये त्रिज्या है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आर को हमने, इस त्रिज्या को हमने, रेडियस को हमने आधा कर दिया, रेडियस को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया अगर, तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। आधे का मतलब 1/2 किया है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 क्या हो जाएगा? 4। 4 इधर आएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। रेडियस को हमने अगर डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये क्या रखेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाते हैं जरा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एल अपॉन ए के। एल अपॉन ए के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए यहां पर हम क्या यूज करते हैं? यहां पर हम एक यूज करते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या यूज करते हैं? रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। अब जरा ध्यान से देखिए कि रो जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। रो क्या है? कांस्टेंट है। रो की वैल्यू ना तो एल पे डिपेंड करती है ना ए पे डिपेंड करती है ना। अच्छा, ये रो क्या चीज है? यहां पर रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता। ये रो क्या होगा आपका? प्रतिरोधकता होगी। क्या होगी? प्रतिरोधकता होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर क्या होगी? वायर की प्रतिरोधकता होगी। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दीजिए या बोल दीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टिविटी, या फिर क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। तो आर इस पे डिपेंड करता है, आर इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। ये क्या रखेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड में रखेंगे कि आर की वैल्यू
किन बातों पर डिपेंड करती है, आर की वैल्यू किन बातों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर इसके अलावा मैं बात करूं आर की वैल्यू, भाई ये रो जो है ये होता है नेचर ऑफ वायर, ये रो जो है ये क्या बताता है आपको, ये रो जो है आपको बताता है नेचर ऑफ वायर, ये रो बताता है आपको नेचर ऑफ वायर यानी कि तार की प्रकृति, तार की प्रकृति, ठीक है, कि तार किस प्रकृति का है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है कोई, या सेमीकंडक्टर है कोई, ये रो आपको उसके बारे में बताता है। तो रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे तो करेगा, कंडक्टर की लेंथ पे करेगा, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा, किस पे करेगा, एरिया ऑफ, आर किस पे डिपेंड करता है, इनकी अगर बात करें तो किस पे करेगा, आर डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, किस पे करेगा, लेंथ पे करेगा, आर डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, आर डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर ऑफ वायर, टेम्परेचर ऑफ वायर, ठीक है, और आर डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ वायर के ऊपर भी, इसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये तो बात है आर की, ये तो बात किसकी है, आर की, आर का मतलब रेजिस्टेंस की बात है, ये किसकी बात है, रेजिस्टेंस की बात है। अगर मैं किसकी बात करूं, रो की बात करूं, किसकी बात करें हम, रो की बात करें कि रो किन बातों पर डिपेंड करता है, रो जो है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, तो रो डिपेंड करता है आपका, रो यानी कि रेजिस्टिविटी, रो यानी कि रेजिस्टिविटी, रो यानी कि रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, ये किन बातों पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ वायर के ऊपर, नेचर ऑफ वायर के ऊपर, और डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ वायर के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ वायर के ऊपर, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और नेचर के ऊपर, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है आपका चार चीजों के ऊपर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर और नेचर ऑफ वायर, जबकि रो जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ वायर के ऊपर और लेंथ ऑफ वायर के ऊपर, रो जो है वो डिपेंड नहीं करती है आपके किसके ऊपर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे, देखो आर के लिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा थोड़ी देर पहले, V इज इक्वल टू आई आर लिखा, तो R इज इक्वल टू V बाई आई होगा, इसका मतलब R की वैल्यू V पे भी डिपेंड करती है, I पे भी डिपेंड करती है, लेकिन नहीं, R की वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस R does not depend upon V and I, V और I पे डिपेंड नहीं करता, V और I पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या रखेंगे आप अच्छे से माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, इसको ध्यान में आप रखेंगे कि R की वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं करती है, V और I पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर के, जो आपके रेजिस्टेंस ऑफ वायर को इफेक्ट करते हैं, जो आपके रेजिस्टेंस ऑफ वायर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम बात करेंगे, आगे नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, क्या बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर फिलहाल है यहीं तक रखते हैं, इससे पहले इसके 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, तो 2 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर भी आप देखेंगे और उनको आप देख के और फिर इस लेक्चर के ऊपर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी है आपको, इसका कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट करके आप अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे आप, अगर बुरी लगी है मेरे भाई तो आप बुरा कमेंट करके मत जाइए, ठीक है। जैसी लगी है आपको आप बता सकते हैं खुले दिल से।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर।